हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108। ठीक है, 19 जून को आपका इसका पेपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, माइक्रोफाउना और मैक्रोफाउना अवशेष क्या होते हैं, ये अतीत के पर्यावरण के पुनर्निर्माण में कैसे सहायक होते हैं। मतलब पहले आपको बताना है इन दोनों को ये क्या होता है, फिर ये दोनों अतीत को दोबारा से जीवित करने में, दोबारा से उसका निर्माण करने में कैसे सहायक होते हैं। तो देखिए, पर्यावरण इतिहास और पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, के अंतर्गत प्राणी पुरातत्व का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण इतिहास है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो प्राणी पुरातत्व यानी कि जो मानव है, मानव के अवशेष हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। किसी पुरातात्विक स्थल की खुदाई के दौरान प्राचीन जीवों के जो शारीरिक अवशेष, जैसे आप देखते हो हड्डियां, दांत, सींग या खोल मिलते हैं, उन्हें प्राणी अवशेष कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब हम पुरातात्विक स्थल की खुदाई करते हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्थल की हमने क्या करी, ये मिट्टी है, कोई स्थल है, इसकी हमने क्या करी, खुदाई कर दी। ठीक है, खुदाई कर दी, और यहाँ से जब हमें क्या मिलते हैं, दांत, क्या मिलते हैं यहाँ से हमें, दांत, ठीक है, या हड्डियाँ, हड्डियाँ, या आप कह सकते हो सींग और खोल। तो जब हम इनके अवशेष, जो ये जो अवशेष हमें मिलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाउना कहते हैं, फाउना अवशेष। ठीक है, आकार और सूक्ष्मता के आधार पर इन अवशेषों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, माइक्रोफाउना और मैक्रोफाउना। ये दोनों अवशेष अतीत के पर्यावरण, वन्यजीव, इंसानी आहार पद्धति और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक प्राकृतिक संकेत का कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो, आप समझ गए होंगे कि फाउना क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, मानव, ठीक है, प्राणी पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उसमें जब हमें क्या मिलता है, दांत मिलता है, सींग मिलता है, खोल मिलता है, या हड्डियां मिलती हैं, ठीक है, इन हड्डियों का अवशेषण ही आपका फाउना कहलाता है। माइक्रोफाउना और माइक्रोफाउना में क्या अंतर है, इनके आकार के ऊपर अंतर है। जैसे अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, और बड़े मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो इससे आप समझ जाना। अब देखो, माइक्रोफाउना अवशेष क्या है। माइक्रोफाउना से तात्पर्य उन अत्यंत छोटे और सूक्ष्म जीवों से है जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए अक्सर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत छोटे कृंतक, चमगादड़, मेंढक, छोटे पक्षी, घेंगे, कीड़े मकोड़े और समुद्र या झीलों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव आते हैं। सिंपल है, जब हम छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से करते हैं, या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं इसको हिंदी में, इसके माध्यम से करते हैं, तो इसको माइक्रोफाउना कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण की समझ, ये छोटे जीव पर्यावरण और तापमान में आने वाले मामूली बदलावों के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं। जलवायु में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर या ये तो मर जाते हैं, या स्थान छोड़कर चले जाते हैं। अब मैक्रोफाउना क्या होता है। मैक्रोफाउना से तात्पर्य उन बड़े आकारों के कशेरुकी जीवों से हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। मतलब इसके लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अंतर्गत बड़े स्तनधारी जीव जैसे हाथी, गैंडा, शेर, बाघ, हिरण, गाय, ठीक है, घोड़ा, जंगली भैंसे आते हैं। पुरातात्विक खुदाई में इनकी बड़ी हड्डियां, दांत और जबड़े प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। पर्यावरण की समझ में ये बड़े जीव भूदृश्य, घने जंगल, घास के मैदान और इंसानों द्वारा किए जाने वाले शिकार या पशुपालन के इतिहास को दर्शाते हैं। ठीक है, मैक्रोफाउना जहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, मैक्रोफाउना जहाँ पर हम बड़े, ठीक है, सिंपल है, बड़े जीवों का अध्ययन करते हैं, और माइक्रोफाउना जहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अब देखो, अतीत को पुनः निर्माण या दोबारा समझने में इनकी क्या भूमिका है। ठीक है, सूक्ष्म जीव का सटीक ज्ञान। माइक्रोफाउना अवशेष इतिहासकारों को किसी विशिष्ट क्षेत्र की स्थानीय जलवायु का बहुत सटीक डेटा देती है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म जीव जैसे चूहे या घेंगे एक बहुत ही सीमित तापमान और नमी में जीवित रह सकते हैं। इसलिए खुदाई में उनकी उपस्थिति तत्कालीन क्षेत्र के सटीक तापमान और आर्द्रता को बताती है। क्या बोल रहे हैं कि जो चूहे और घेंगे, ये ना हर
जगह नहीं रह सकते, ये कुछ सीमित तापमान या नमी में ही रह सकते हैं। तो अगर कहीं पर पाए जा रहे हैं ये जीव, इनके अवशेष पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की हम सूक्ष्म जलवायु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका बड़े भूदृश्य का पुनर्निर्माण। मैक्रोफाउना अवशेष की मदद से इतिहासकार ये जान पाते हैं कि अतीत में कोई क्षेत्र कैसा दिखता था। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थल पर हिरण, नीलगाय या घोड़े के अवशेष अधिक मिलते हैं, तो इस बात का संकेत है कि वह क्षेत्र खुला घास का मैदान था। यदि शेर या बाघ के अवशेष मिलते हैं तो वह घने वनों की ओर संकेत करता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक जगह है वहां पर क्या हिरन हिरन नीलगाय, ठीक है, नील गाय या घोड़े के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, या घोड़े के अवशेष मिलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र बहुत खुला मैदान होगा। और वहीं पे अगर हमको शेर या बाघ के अवशेष मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षेत्र होगा ये घने जंगलों का होगा। ठीक है, फिर प्राचीन वर्षा चक्र और आर्द्रता का तापमान। जीवों के अवशेष तत्कालीन वर्षा की स्थिति को बयां करते हैं। भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में गैंडे, हाथियों और जलीय घोंगे के मैक्रो और माइक्रो अवशेष मिलते हैं। यह प्रमाणित करता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यह क्षेत्र अत्यधिक आर्द्र, दलदली और भारी वर्षा वाला क्षेत्र था, जो आज पूरी तरह से शुष्क हो चुका है। क्या बोले, क्योंकि देखो ना, देखो जो आपका गैंडा है, गैंडे कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं ना, तो इसलिए बोले कि ये जो क्षेत्र एक टाइम पे था वो कैसा था, वो बहुत आर्द्र नमी वाला क्षेत्र था। ठीक है, और यहाँ पर बोला ना जलीय घेंगे और जलीय घेंगे भी मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सूख चुका है वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता का क्षेत्र था। तो यहाँ से क्या बोल रहे कि प्राचीन वर्षा चक्र और आर्द्रता का मापन किया जा सकता है। फिर समुद्र के तापमान और जल स्तर में ऐतिहासिक बदलाव। समुद्र की तली के तलछट से प्राप्त सूक्ष्म मरीन माइक्रोफाउना के कवजों की रासायनिक जांच की जाती है। क्या बोल रहे हैं कि जो समुद्र है, समुद्र का जो तल है, ठीक है, बिल्कुल नीचे का तल है, वहां पर जो सूक्ष्म जीव मिले, ठीक है, उनके शेल्स, ऊपर कवर जो होते हैं ना, उनके शेल्स की रासायनिक जांच की जाती है। इन अवशेषों के विश्लेषण से वैज्ञानिक ये बिल्कुल सटीक रूप से बता सकते हैं कि लाखों साल पहले हिमयुग के दौरान समुद्र का तापमान कितना गिर गया था और वैश्विक जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आए। ठीक है, ये क्या हो गया गाइस, एक मिनट। हम थे एक मिनट गाइस। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा इंसानी बस्तियों के बसने को शहरीकरण। ये हम कहाँ पर आ गए, कौन सा क्वेश्चन है ये, एक मिनट। ठीक है, ये वाला तो कर रहे हैं। हमें ये करना है ना। फिर इंसानी बस्तियों के बसने और शहरीकरण का इतिहास। माइक्रोफाउना जीवों के अवशेष की अचानक वृद्धि ये दर्शाती है कि इंसानों ने किस कालखंड में जंगलों को छोड़कर एक जगह स्थायी बस्तियां और अनाज के गोदाम बनाने शुरू किए। चूहे के अवशेष इंसानी बस्तियों के घनत्व के सीधे संकेतक हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो इंसानी बस्तियां ये कब बसी, इनका शहरीकरण कब हुआ। जो माइक्रोफाउना है ना, जिनमें बड़े जीव मिलते हैं, जैसे जो घरों में रखने वाले जीव होते हैं,
तो इनकी जैसे जैसे अचानक से वृद्धि हुई, तो ये क्या दर्शाते हैं कि इंसानों ने किस कालखंड में जंगलों को छोड़कर एक जगह, मान लो पहले के अवशेष ना ऐसे मिलते कि है तो बड़े जीव, पर ना उनकी उनके अंदर कुछ जान नहीं है, उनकी जो हड्डियां ना वो बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो वही अचानक से बड़े हो जाए, ठीक है, उनकी हड्डियां मोटी हो जाए, तो हम बता सकते हैं ना कि हाँ, इंसानों ने इस काल में अपनी बस्तियां शुरू करी और जानवरों को पालना स्टार्ट करा, उनको अच्छा खान पान दिया, ठीक है, अनाज वनाज उगाए, और क्या करें, कृषि करना स्टार्ट किया, और इससे क्या हुआ, जानवर जो हो गए मोटे हो गए, उनकी हड्डियाँ मोटी हो गई, उनके अवशेषों से हमें ये पता चल गया, ठीक है। फिर प्राचीन आहार पद्धति और शिकार का प्रलेखन। मैक्रोफाउना की हड्डियों पर मिलने वाले काटने या छिलने के निशान ये दर्शाते हैं कि प्राचीन मनुष्य किन जानवरों का शिकार करते थे और उनका भोजन क्या था। यह पर्यावरण में भोजन के संसाधनों की उपलब्धता को स्पष्ट करता है, ठीक है। फिर पशुपालन और कृषि की शुरुआत के साक्ष्य। मैक्रोफाउना के अंतर्गत पालतू जानवर, ठीक है, जैसे गाय भेड़ बकरी की हड्डियों की संरचना जंगली जानवरों से अलग होती है। इनके पुरातात्विक अध्ययन से इतिहासकार ये मूल्यांकन करते हैं कि इंसानों ने कब जंगली पर्यावरण को पालतू बनाना शुरू किया, और जिससे आगे चलकर कृषि और जंगलों की शुरुआत हुई, ठीक है। प्राचीन महामारियों और रोगों का अध्ययन। माइक्रोफाउना जैसे कीड़े या परजीवी और मैक्रोफाउना की हड्डियों में पाए जाने वाले प्राचीन रोगों की निशानी बताती है कि अतीत में पर्यावरण बदलने से समाज में किस प्रकार की महामारी फैली। फिर पारिस्थितिकी असंतुलन और वनों का क्षरण। किसी पुरातात्विक स्थल की विभिन्न परतों में बड़े शाकाहारी जीवों के अवशेषों का अचानक कम होना यह दर्शाता है कि इंसानी आबादी बढ़ने और अत्यधिक वनों की कटाई के कारण जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया, और जिससे वे विस्थापित हो गए। फिर प्रजातियों के विलुप्तीकरण का इतिहास। इन अवशेषों के कर्मिक अध्ययन से ये साफ पता चलता है कि इतिहास में कब तीव्र जलवायु परिवर्तन आया, अत्यधिक इंसानी शिकार के कारण विशिष्ट जीव हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गए। उदाहरण के लिए भारत में एशियाई चीते या विशिष्ट पूर्वाधुनिक जीवों के लुप्त होने के चरणों को इसके ज़रिए समझा जा सकता है। फिर निष्कर्ष आ जाएगा आप पर आपका। माइक्रोफाना और मैक्रोफाना अवशेष अतीत के पर्यावरण को समझने में दो अलग-अलग लेंस की तरह काम करते हैं। जहाँ माइक्रोफाना हमें पर्यावरण के सूक्ष्म और त्वरित बदलाव की वैज्ञानिक जानकारी देता है, वहीं मैक्रोफाना हमें अतीत के विशाल भूदृश्य, वनों और इंसानी बस्तियों के बड़े बदलावों की कहानी सुनाता है। पर्यावरण इतिहास लेखन में इन पुराने अवशेषों का मूल्यांकन अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि ये हमें ये दृष्टि देता है कि मानव इतिहास कभी भी अकेला नहीं रहा, बल्कि ये पृथ्वी के छोटे और बड़े दोनों प्रकार के जीवों के साथ गहराई से गुथा हुआ था, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में हम ये करेंगे, मैक्रोबोटैनिकल अवशेष क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। थैंक यू।